हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के प्रमुख पुरस्कार और सम्मानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे प्रमुख पुरस्कार हैं जो वर्ष 2022 के 2023 में दिए गए हैं और 2023 के पुरस्कार 2023 में ही दिए गए हैं। तो आइए हम इन दोनों वर्षों के पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ें एकदम विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी जो कि आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं, मान लीजिए आपको कोई जैसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एम्बेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एम्बेल। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको बताया जाएगा कि एम्बेल पुरस्कार है क्या। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये इसकी शुरुआत की गई, कब की गई है, इसमें क्या दी जाती है इस पुरस्कार में। ठीक है, गणित के ही क्षेत्रों में क्यों दिया जाता है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको मिला हुआ है, ठीक है, जो भी आपकी जानकारी और एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक एक पॉइंट्स आपको बताया जाएगा, एक एक चीजें जो भी आपको बताई जाएंगी उनको ध्यानपूर्वक आपको सुनते रहना है और आप एक कॉपी भी पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाए आप उनको जरूर नोट्स कीजिए। ठीक है, और आपका कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका यूपी है, यूपी का यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, एसएससी, यानी जितने भी एग्जाम हैं, मान लीजिए आप एमपी से हैं तो एमपीएसआई, एमपी वन रक्षक, अभी एमपी पटवारी, यानी एमपी के और जो भी टीचिंग के होते हैं एग्जाम, यानी जो भी एग्जाम होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, क्योंकि पुरस्कार प्रत्येक जगहों पर पूछे और 2 से 3 प्रश्न हो सकता है आपको प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न तो आपको जरूर मिलता है, किसी न किसी शिफ्ट में 2 भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सभी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को जो है ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमको दिया गया है प्रश्न कि गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एम्बेल पुरस्कार कौन सा है। एम्बेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए है लासजालो लोवास को, ऑप्शन बी है लुइस कैफ्रेली को, ऑप्शन सी कॉर्नेल लुनियस को, ऑप्शन डी है हिलेल फुरस्टेनबर्ग को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, लुइस कैफ्रेली को। ठीक है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एम्बेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफ्रेली को जो है दिया गया है, या फिर लुई कैफ्रेली को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। अब देखिए, इससे संबंधित जो भी पॉइंट आपको बताया जाए आप उनको ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी को आप डबल स्टार लगा सकते हैं, सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आपका वर्षों तक होने वाला कोई भी एग्जाम हो, वर्षों तक की बात कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम होगा, सभी में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ठीक है, इसलिए एक एक प्रश्नों को देखना है आपको। ठीक है, देखिए, इससे संबंधित हम पॉइंट देखते हैं। एम्बेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि एम्बेल पुरस्कार क्या है। तो देखिए, जो एम्बेल पुरस्कार होता है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ओनली गणित के क्षेत्र में, और किसी भी सब्जेक्ट के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए आपसे प्रश्न बनेगा कि लुइस कैफ्रेली कहाँ से संबंधित है। ठीक है, जिनको जो है गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था सबसे प्रतिष्ठित, वह किस क्षेत्र से थे या फिर किस राज्य से थे। तो देखिए, लुइस कैफ्रेली जो है यह अर्जेंटीना से संबंधित है, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनेगा कि लुइस कैफ्रेली कौन थे। तो लुइस कैफ्रेली एक गणितज्ञ हैं। कौन है? एक गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इनसे बनने वाला अगला पॉइंट है आपका कि अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को उन समीकरणों पर, जैसे आपसे पूछा जाए कि इनको यह पुरस्कार क्यों दिया जाए, तब आपका राइट आंसर वहां पर होगा। आप जानकारी के लिए अपने रखिए कि अर्जेंटीना के गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को उन समीकरणों पर शोध करने के लिए दिया गया है जो कई भौतिक घटनाओं परिघटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे, देखिए, जैसे हमने आपको बताया जो कई भौतिक परिघटनाओं का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे सर कैसे। तो देखिए, जैसे कि बर्फ कैसे पिघलती है। ठीक है, बर्फ कैसे पिघलती है, ये एक भौतिक परिघटना है। और तरल पदार्थ कैसे प्रवाहित होते हैं, जो तरल पदार्थ प्रवाहित होते हैं, तो ये भी एक भौतिक परिघटना हुई हमारी। तो इन्हीं पर शोध करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इस प्रश्न से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे सभी पॉइंटों को हमने डिस्कस कर दिया, और यह कौन सा पुरस्कार है, क्यों दिया जाता है, इसको भी हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 से ऑप्शन ए है मोहन कौशल को, ऑप्शन बी है रामदास मिश्रा को, ऑप्शन सी है शिवशंकरी को, ऑप्शन डी है नारायण प्रधान को। तो देखिए,
सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम सरस्वती सम्मान क्या है। तो देखिए, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। ठीक है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट है। पहला कि यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और दूसरा है कि यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की में प्राथमिक प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को दिया जाता है। देखिए, यह सम्मान जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं हैं प्रत्येक भाषाओं के लिए इसे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार इनको वर्ष 2023 में दिया गया है। ये जो 2000 हमने आपको बताया ना, कुछ 2022 के ऐसे पुरस्कार हैं जो वर्ष 2023 में दिए गए हैं। तो शिव शंकरी को वर्ष सरस्वती सम्मान 2022 जो है यह वर्ष 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न पॉइंट है आपका, यह पुरस्कार इनको वर्ष 2023 में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, शिव शंकरी एक तमिल लेखक है। अब देखिए, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि शिव शंकरी क्या है। तो देखिए, शिव शंकरी एक तमिल लेखिका थी और यह तमिल राज्य से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? तो तमिल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था। आपसे पूछ सकते हैं कि यह इनको क्यों दिया गया है जो है। ठीक है, इनको यह जो है शिव शंकरी जी को क्यों दिया गया? तो इनकी एक पुस्तक थी सूर्यवंशम, यह जो है 32वें नंबर पर चुनी गई थी सरस्वती सम्मान के लिए, इसीलिए इनको यह वर्ष 2022 में चुन लिया गया था और 23 में इनको वह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्मरण है। ये जो सूर्यवंशम इनके द्वारा लिखित पुस्तक है यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्मरण है, जो कि वर्ष 2022-19 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, कब प्रकाशित की थी? 2019 में। अब देखिए, जो भी थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो उनके मन में एक फिर से प्रश्न भी उठ सकता है, या फिर ऐसी चीजें उठनी भी चाहिए। अब जैसे हमने कहा था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी को दिया जाता है। तो अब आपको ध्यान आना चाहिए, यानी किस, इनको हमने अभी बताया कि ये तमिल भाषा में लिखी गई है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में तमिल भाषा भी शामिल है, इसीलिए तो इनको दिया गया, क्योंकि जितनी भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं उन्हीं में ये दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। इसका अर्थ है यहाँ पर आपको कि तमिल भाषा भी उसमें दर्ज है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका। दोस्तों, हो सकता है वीडियो 45 मिनट, हो सकता है 1 घंटे की हो जाए, लेकिन हमको 45 मिनट 1 घंटे नहीं देखना है, हमको चीज़ों को समझना है, हमको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट सीखना है। ठीक है, तो इसलिए हम समय नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्रेंडन फ्रेजर ने। किसने ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो आविष्कार जीता है यह ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। ठीक है, अब देखिए, इससे संबंधित 2 पॉइंट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि यह किस फिल्म के लिए मिला है इनको, यानी देखिए अभिनेता हैं तो इनकी कोई फिल्म रही होगी तभी इनको मिला है। तो इनकी एक फिल्म थी द वेल के लिए। किसके लिए? द वेल एक इनकी फिल्म थी, इसी के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ यदि आपसे अभिनेत्री पूछी जाए, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए कि मिशेल योग। कौन? मिशेल योग ने जीता है, जो कि हांगकांग की निवासी हैं या फिर हांगकांग से संबंधित है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। यदि आपसे पूछा जाए कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार किस अभिनेता को दिया गया, तब आपका होना चाहिए कि ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए। यदि पूछा जाए किस अभिनेत्री को दिया गया, तब वहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मिशेल योंग के, जो कि हांगकांग से संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। दोस्तों देखिए, हम आपको ये यहाँ पर नहीं बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रश्न आप खुद अब समझ गए होंगे कि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी भैया बहन समझ रहे होंगे वो 100% अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? जो 32वां व्यास सम्मान दिया गया है 2022 का, वह उससे किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अभी हम आपसे पहले डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी हैं कौन। ठीक है, यही हमारे समझने की बात है। तो देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। इनको वर्ष 2018 के व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है।
देखिए, जब हम पूछा जाएगा आपके कि 32वें व्यास सम्मान के लिए किस पुस्तक को चुना गया है और किस राइटर की पुस्तक को, तो देखिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक व्यंग्य उपन्यास है। क्या है? एक व्यंग्य उपन्यास है जिसका नाम है पागल खाना। इसी को चुना गया है 32वें व्यास सम्मान के लिए। ठीक है, और इसी के लिए जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम समझते हैं कि व्यास सम्मान क्या है। देखिए, व्यास सम्मान के बारे में आपके मन में जरूर डाउट होगा, हम उसको भी क्लियर करते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे व्यास सम्मान है क्या। देखिए, यह सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। देखिए, जो भारतीय साहित्य में पुरस्कार दिया जाता है, एक तो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह सबसे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है सबसे बड़ा सम्मान, वह कौन सा हमारा है, तो व्यास सम्मान ही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार को सन 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि व्यास सम्मान को किसने प्रारंभ किया, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। और यदि पूछे किस सन में किया था, वहां पर आपका राइट आंसर होगा सन 1991 ईस्वी में व्यास सम्मान को के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि व्यास सम्मान में दिया क्या जाता है। ठीक है, जब इसको सम्मानित किया जाता है तो क्या दिया जाता है, क्या पैसा दिया जाता है या फिर इसकी कोई लोगो दी जाती है या कोई प्रतिमा। तो देखते हैं, इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद प्रदान किए जाते हैं। व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए नगद यानी कैश जिसको हम लोग कहते हैं, प्रदान किए जाते हैं एक लिफाफे में। ठीक है, और कुछ होती हैं उनकी जो है प्रतिमाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसके बारे में हम आपको एक एक चीजें, बहुत चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप अभी यहाँ से वीडियो देख कर जाएंगे, यानी जब वीडियो समाप्त होगी, आज आपके मन में पुरस्कारों से संबंधित एक भी जो है डाउट नहीं होने वाला है कि कौन सा पुरस्कार है, क्यों दिया जाता है, कब शुरुआत हुई, इस टाइप के कोई भी आज के बाद, और ना ही आपको कभी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए, इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपना 100% यहाँ पर देना है। ठीक, देखिए, तो वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 106 लोगों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से वर्ष 2023 में। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पद्म जो पुरस्कार हैं, इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पद्म पुरस्कार, एक एक चीजों को हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं हमारी। कितनी? 3। सबसे पहला है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण क्या है इसको समझते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए। दूसरा होता है हमारा पद्म विभूषण। ठीक है, फर्स्ट पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो है यह उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाएं जो होती हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। और तीसरा है आपका पद्मश्री। पद्मश्री क्या है? तो यह पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, वहां पर आपको विशिष्ट सेवा के लिए, विशिष्ट अच्छा कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो हमारे अब देखिए पद्म पुरस्कारों के 3 प्रकार, पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनकी व्याख्या हमने बता दी है। अब आइए और नेक्स्ट चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ से। अब देखिए, इनसे संबंधित पॉइंट देखते हैं। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी थी। किसने दी? देखिए, पद्म पुरस्कारों को मंजूरी कौन देता है, इसको भी आप ध्यान रखिए। यदि आप नहीं जानते हैं तक, तो राष्ट्रपति जी करते हैं, उनकी साइन होती है, उसके बाद जो है सभी पुरस्कार विस्तृत किए जा सकते हैं। मान लीजिए 106 पुरस्कार हैं, ये उन्होंने ओनली 100 ही पुरस्कारों पर या फिर 95 ही पुरस्कारों पर सिग्नेचर की है, साइन की है, तो 95 पुरस्कारों से ज़्यादा वितरित नहीं किए जाएंगे। भले वह उन पर अधिकार है उनको देने का, लेकिन तब भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और हमारे देश का प्रथम नागरिक ये आप ध्यान रखेंगे कौन होता है, तो राष्ट्रपति महोदया ही होते हैं, चाहे महोदय हो या महोदय। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है, जिनमें देखिए जो 106 पुरस्कार दिए हैं, उनमें से 6 पद्म विभूषण हैं। कितने? 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। ठीक है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री शामिल हैं। अब देखिए, पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। जो 106 पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें 19 महिलाओं की भी संख्या रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं। और अगला है, 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो जो ये सम्मान चुना गया है, इसमें 7 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत यानी उनके मरने के बाद उनके परिवार से उनके बेटे बेटी या उनकी पत्नी को, या पत्नी हुई है तो उनके पति को, ऐसे ही संबंधित में लोगों को दी गई है।
अब आइए हम लोग देखेंगे कि ये जो 6 लोग पद्म भूषण पाए हैं और 9 लोग जो नहीं 6 पद्म विभूषण पाए हैं और 9 पद्म भूषण पाए हैं, इनको देखेंगे। ठीक है, 91 पद्मश्री वालों को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे लिए यही दोनों इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखिए पद्म विभूषण 2023 की विजेताओं को सोचिए, ये 2023 की है। अभी हम आपको 2022 का भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक जगह इसलिए नहीं डिस्कस किए नहीं तो आपके मन में डाउट हो जाएगा। देखिए डाउट मतलब कि आप चीज़ों को जानते हुए भी डाउट करने लगेंगे। देखिए पद्म विभूषण 9 है। पहले हैं बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। आप इनको जानकारी के लिए सिर्फ आपको नाम बताया जा रहा है। ठीक है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। देखिए सबसे समझिए कि पद्म विभूषण 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कौन कौन है देखिए, उसके बाद दूसरे आते हैं जाकिर हुसैन जी को दिया गया है, तीसरे हैं एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, चौथे हैं दिलीप महालनाबिस को दिया गया है, ये भी मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, पांचवें हैं श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है और छठे हैं मुलायम सिंह यादव को दिया गया है, जिनको हाल ही में भी कुछ दिन पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। इनके बेटे पुत्र जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रदान किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला पद्म भूषण 2023 की विजेताओं की सूची, जिसमें 9 लोग रहे थे, हमने आपको बताया। तो कौन कौन से हैं, तो पहले थे एस.एल. भैरप्पा थे, दूसरा कुमार मंगलम बिरला थे, तीसरा दीपक धर को दिया गया है, चौथा वाणी जयराम को दिया गया है, पांचवें स्वामी चित्रा जियर को दिया गया है, छठे सुमन कल्याणपुर को दिया गया है, सातवें कपिल कपूर को दिया गया है, आठवें सुधा मूर्ति को दिया गया है और 9वें कमलेश डी पटेल को दिया गया है। तो हमने आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो आपकी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी का नाम हमने बता दिया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए ये 2022 का है, ठीक है, इसके बाद 23 का बताएंगे। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी आर बानी ग्रेबियल। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बानी ग्रेबियल ने जीता है, जो कि अमेरिका से संबंधित है या फिर अमेरिका की रहने वाली हैं। अब देखिए ये जो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब था, यह 71वां संस्करण था। किस नंबर का, 71वां संस्करण। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जो प्रदान किया गया है वह कौन सा संस्करण था, तो आप ध्यान रखिएगा 71वां संस्करण था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया था। देखिए जब 2022 में हुआ था मिस यूनिवर्स हुआ, तो आपको जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से किसने प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया था या फिर भाग लिया था, तो दिविता राय ने किया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ऑप्शन ए है एलिस बालियात्स्की, ऑप्शन बी मेमोरियल, ऑप्शन सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों ने। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त तीनों ने जीता था। जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था, उसको एलिस बालियात्स्की को भी, मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी तीनों लोगों को प्रदान किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है और कौन देता है इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है एक चीजों को कि यह युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है हमको नोबेल शांति पुरस्कार, युद्ध अपराधों, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया जाता है। और इसको प्रदान कौन करता है, तो इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा, नॉर्वेजियन के जो नोबेल समिति है वह इस शांति पुरस्कार को प्रदान करती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। ऑप्शन ए था आपका डेविड एलन चिपरफील्ड ने, ऑप्शन बी था लैक्टन और वासल ने, ऑप्शन सी आशा भोसले, ऑप्शन डी है डायबेडो फ्रांसिस केरे। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता था। अब देखिए डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है, तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये डेविड एलन चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है। देखिए प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार क्या है, तो यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्व स्तरीय उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है, यानी पूरे विश्व के स्तर पर यह होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय सीरीज स्तर का पुरस्कार है, यानी अंतरराष्ट्रीय, यानी प्रत्येक देश जितने भी हैं उन्हीं को मिलाकर अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है, तो इसी स्तर का यह पुरस्कार है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट इसी प्रश्न से है कि इस पुरस्कार की स्थापना जो है, यदि आपके
पूछा जाए कि प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना कब गई, तो इसकी स्थापना 1979 में जय और उनकी पत्नी शिंडी प्रिट्जर के द्वारा हयात फाउंडेशन के अंतर्गत की गई थी। किस फाउंडेशन के अंतर्गत? हयात फाउंडेशन अंदर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसे अक्सर वास्तुकला के नोबेल कहा जाता है। ये जो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसे अक्सर जो है वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट सभी चीजें इसलिए हम इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को, किसको? हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो देखिए इन्हें यह पुरस्कार वायर्ड, वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग और वितरित सिस्टम में मौलिक उनकी खोजों के समाज व व्यापक प्रभाव के लिए दिया गया था। देखिए यदि आपसे पूछा जाए यह पुरस्कार क्यों दिया गया था, तो यह वायर्ड, देखिए वायर्ड और वायरलेस, वायरलेस मतलब जो बिना तार के हैं, जो सेंसर पर काम करने वाली चीजें हैं, और नेटवर्किंग और मोबाइल की जो सेंसर होती हैं उसके सिस्टम के मौलिक खोजों के समाज पर जो है व्यापक प्रभाव के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्कोनी पुरस्कार क्या है। ठीक है, तो देखिए मार्कोनी पुरस्कार कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है मार्कोनी पुरस्कार। नेक्स्ट है, इस पुरस्कार को कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल भी कहा जाता है। देखिए इसका नेक्स्ट नेम है कि मार्कोनी पुरस्कार को कम्युनिकेशन फील्ड का नोबेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार हर साल द मार्कोनी सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मार्कोनी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो यह द मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया है या फिर अच्छा काम किया हुआ है। अब चलिए इस प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट नहीं हो सकता है आपके मन में, हमको इतनी आशा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न जो है अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके एग्जामों में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं 100% आपको देखने को मिलेंगे और आप खुद इस चीज को देखेंगे जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो है यह आलिया मीर जी को सम्मानित दिया गया है। ठीक है, वन्य संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर को प्रदान किया गया है। अब आइए इनसे संबंधित सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि आलिया मीर कहाँ से संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि इन्हें किस लिए दिया गया है, तो देखिए दूसरा पॉइंट है, इनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। जो वन्य जीव संरक्षण है उनके सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे, किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। किस भारतीय शहर ने दूसरी बार जो है लगातार, यानी इसके पहले भी जीते थे और फिर से इन्होंने जीता है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है सभी भैया बहन को पता है, क्योंकि एक बार इसने जीता था और फिर से इसी ने जीत लिया है, इसी शहर ने। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन सी मुंबई ने। ठीक है, ऑप्शन सी मुंबई ने जीता था। देखिए इससे संबंधित पॉइंट देखते हैं। मुंबई को पहली बार वर्ष 2022 में अवार्ड दिया गया था। हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है। और दूसरा पॉइंट है, और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या है। हमने आपको भी बताया ना कि ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या है इसको भी समझ लें, नहीं तो आपको मन में डाउट हो जाएगा इसी को लेकर। देखिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड यानी इंग्लिश में भी इसे कहेंगे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम आर्बर डे फाउंडेशन एवं खाद्य और कृषि संगठन द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी शॉर्टकट में FAO कहते हैं, इनके द्वारा यह चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को जोड़ा जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। देखिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में किसको जोड़ा जाता है, तो विश्व के उन शहरों को, यानी ये विश्व स्तरीय होता है, उन शहरों को जोड़ा जाएगा जो अर्बन फॉरेस्ट और शहरी वन हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। अब आप ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मिसेज इंडिया 2023, हमने आपको 2022 का बताया था, अब 2023 देखते हैं। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए
इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योति अरोड़ा ने। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता, तो ज्योति अरोड़ा ने जीता है। अब देखिए मिसेज इंडिया से संबंधित हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, इसलिए यहाँ पर हम मिसेज इंडिया के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये किसको किया गया था, तो ऑप्शन सी रणवीर सिंह को किया गया था। किसको, रणवीर सिंह को। अब आपसे पूछा जाएगा कि किस लिए दिया गया था, तो देखिए ये पुरस्कार जो है, जो एक ब्रह्मास्त्र की मूवी थी, इसके पार्ट 1, ब्रह्मास्त्र के पार्ट 1 के लिए यानी शिवा के लिए दिया गया था। ब्रह्मास्त्र की पार्ट 1 यानी शिवा के लिए इनको दिया गया था यह पुरस्कार। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब पहले आपसे अभिनेता अब अभिनेत्री से प्रश्न बनेगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। देखिए जब अभिनेत्री पूछेगा तब आपका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट ने। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने जीता है और यह पुरस्कार इनको गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। किस लिए, गंगूभाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्ष 2023 का इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया। जो इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर प्रदान किया जाता है, इसी को पूछ रहे हैं कि वर्ष 2023 का किसको प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए RRR, ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन सी गंगूभाई, ऑप्शन डी आपका बाहुबली को। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है RRR को, यानी वर्ष 2023 का इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड RR को प्रदान किया गया है। अब आइए देखते हैं कि यह क्या है, किस लिए और किसको दिया गया है, इसके निर्देशक कौन थे इस फिल्म के। तो देखिए RR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस फिल्म के निर्देशक SS राजमौली हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि RR फिल्म के जो RRR कही है, RRR कही है, इसके निर्देशक कौन है, तो SS राजमौली है। ठीक है, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड यदि आपसे पूछा जाए किसको दिया गया है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। देखिए इंपॉर्टेंट, इसको हम फिर से डिस्कस करते हैं। जब आपसे RR का वो था, लेकिन फिर आपसे एक दूसरा प्रश्न बनता है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तब आपको वहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए फिल्म द कश्मीर फाइल्स को। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दिया गया था और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो विवेक अग्निहोत्री थे। और RR के कौन थे, तो SS राजमौली थे। और द कश्मीर फाइल्स के विवेक अग्निहोत्री रहे हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, इनको जरूर आप लोग ध्यान रखना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है। देखिए ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए नाटू नाटू। ठीक है, जो कि RRR का ही गाना है, नाटू नाटू गाना। यह बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना है। इससे संबंधित सभी पॉइंट देखें। नाटू नाटू के सिंगर कौन है, तो यानी जिसे गायक कहते हैं, तो MM किरावनी थे। ठीक है, नाटू नाटू जो गाना है हमारा RRR का, इसके गायक कौन थे यानी सिंगर, तो MM किरावनी थे। अब पूछा जाए इसको लिखा किसने था, तो चंद्र बोस ने लिखा था। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इसीलिए आपको एक एक चीजें लिख के बताई गई हैं। नेक्स्ट है आपका फिल्म कौन सी, तो RRR थे। इसके डायरेक्टर कौन थे, तो राजामौली जी थे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। जो यूनेस्को का 2022 का शांति पुरस्कार था, इसे किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन ए था यूजी इवास्वा को, ऑप्शन बी था एंजेला मर्केल को, ऑप्शन सी था ग्लूटी निकोलविटी को, ऑप्शन डी था व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है, जो कि पूर्व जर्मन चांसलर है। कौन है, पूर्व जर्मन चांसलर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जर्मन से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए ये क्यों दिया गया था, कब दिया गया था, इसको समझते हैं। तो पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए, शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए, इसी का प्रयास के लिए, शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयास के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी मतलब दूसरे देश के जो आते हैं अपने यहाँ रहने, उन्हीं का स्वागत करने का प्रयास करने के लिए इनको 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न डिस्कस करेंगे नाउ यू ब्रीथ पुस्तक। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है,
इसको जो है गोल्डन बुक अवार्ड मिला है 2023 का, इसीलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा अच्छे से देखिए देखते हैं। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए था मनीषा कुलश्रेष्ठ, ऑप्शन बी था राखी कपूर, ऑप्शन सी था गीतांजलि श्री और ऑप्शन डी था प्रतीक्षा सिंह। तो इस प्रश्न का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी नाउ ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था? देखिए गणतंत्र दिवस पर जो है प्रत्येक राज्य जो है अपनी झांकी निकालते हैं, तो उसी के लिए पूछा गया था कि 74वां गणतंत्र जो दिवस था इस वर्ष हमारा, उस पर किसने पुरस्कार जीता था, किस राज्य ने? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने जीता था। ठीक है, कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तराखंड राज्य ने झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम क्या था? ठीक है, थीम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसका थीम या फिर टाइटल था मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड। ठीक है, 74वां गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल जो उत्तराखंड की झांकी थी जो प्रथम आई थी, इसकी थीम या फिर टाइटल थी मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर लिख दिया हमने। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है इसी को पूछा गया है 2022 में किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या है? ऑप्शन सी, बद्री नारायण ने। अब देखिए ये दिया क्यों जाता है, ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो कविता संग्रह तुमड़ी के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण जी को कविता संग्रह इनके तुमड़ी के शब्द के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है। देखिए नहीं तो इसकी देखिए कि चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके मन में डाउट ना रह जाए। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1958 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। जो भारतीय भाषाएं हैं इनकी श्रेष्ठ कवियों को कृतियों के लिए दिया जाता है और ये वर्ष 1958 से ही दिया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में। जिसमें अब देखिए इसमें क्या क्या दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार में? तो इसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है और नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए है। इसमें एक ताम्रपत्र दिया जाता है और उसी के साथ कुछ नगद राशि दी जाती है, उसकी नगद राशि जो है वह 1 लाख रुपए है। नगद राशि मतलब कैश दिया जाता है पुरस्कार। अब देखिए दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। ये जो साहित्य पुरस्कार है यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा प्रथम कौन सा पुरस्कार है साहित्य का, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये दूसरा पूछा जाए तो साहित्य अकादमी बता देना। ठीक है, और वही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया? अब देखिए अब 2022 का पूछा था, इसके पहले हमने 30 का डिस्कस किया है। देखिए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया था? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, आशा पारेख को। ठीक है, 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी ने जीता था या फिर इन्हीं को सम्मानित किया गया था। अब देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित सभी पॉइंट जो भी बन सकते थे हमने पहले डिस्कस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। अभी हमने 23 का देखा था, अब 22 का देखते हैं। तो ऑप्शन ए था सरगम कौशल, ऑप्शन बी थी अर्शिता शुक्ला, ऑप्शन सी नवदीप कौर, ऑप्शन डी है साइलिन फोर्ड। तो देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब था इसको सरगम कौशल ने जीता था और सरगम कौशल जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इससे सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा कि सरगम कौशल जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जम्मू कश्मीर से है। और प्रश्न तो आपका ये बनने ही वाला है कि 2022 खिताब किसने जीता था, तो आपका राइट आंसर होगा सरगम कौशल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे कि ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी बिमल जालान, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी जी। तो देखिए जो ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवमेंट ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। किसको? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया है। अब इनसे बनने वाले देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड भारतीय यानी राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यानी NISU यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। कहां पर सौंपा गया? तो दिल्ली में सौंपा गया था। और नेक्स्ट है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं ये वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक
भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी 10 वर्षों तक इन्होंने भारत में अपनी सेवा प्रधानमंत्री के रूप में प्रदान की है। कब से कब तक? तो वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आप डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का जो सबसे ऊंचा सम्मान, खेल का सम्मान है, वो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, तो इसी से संबंधित प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए था शरद कमल, ऑप्शन बी था निकहत जरीन, ऑप्शन सी था ओम प्रकाश मिथरवाला, ऑप्शन डी था आपका अविनाश मुकुंद साबले। तो इसका राइट आंसर क्या था? शरद कमल ने, जो 2022 का खेल का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, यह शरद कमल को दिया गया था। और इनसे एक प्रश्न भी बन सकता है, यह किस राज्य से संबंधित है, सॉरी ये किस खेल से संबंधित है? तो यह एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, शरद कमल एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है और ये आपकी 100% है कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, कि शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना हमेशा टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है, क्योंकि इनको 2022 का सर्वोच्च खेल सम्मान दिया गया है मेजर ध्यानचंद। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास जो कि रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, सॉरी 2022 जीता है। देखिए यह उपन्यास के लिए दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी गीतांजलि श्री ने। ठीक है, जो यहाँ पर सिंह लिखा गया है ये सिंह नहीं होगा, ये श्री हो जाएगा आपका। गीतांजलि श्री ने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। यहाँ पर इसको हेडलाइन कर देते हैं रेत समाधि, जो चीज जिसको आप समझे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी गीतांजलि श्री ने जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है, इसको किसने जीता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है बेथ मीड ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। ठीक है, बेथ मीड ने जीता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। अब देखिए जो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ईगा स्विएटेक किस से संबंधित है, तो पोलैंड से। करीम बेंजेमा फ्रांस से संबंधित है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित है। जो आपका राइट आंसर है बेथ मीड, यह यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। और इनसे एक प्रश्न बनेगा कि बेथ मीड किस खेल से संबंधित है? अभी था देश से, अब खेल है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। बेथ मीड फुटबॉल खेल से संबंधित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जितने भी एनडीए, आर्मी, बीएसएफ इस टाइप के जो भी एग्जाम है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? किससे गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है जो कि भारतीय सेना प्रमुख हैं? तो ऑप्शन ए है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन डी है जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है जनरल मनोज पांडे को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है आपका कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार दिया है, यह पुरस्कार ए व बी दोनों सही है। इसमें कौन कौन? ए व बी, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार चुना गया है, इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। अब देखिए कोई भी ये कमेंट मत करना कि सर ये जो चीज़ें हैं ये व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन को ही दिया गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को, इसमें दोनों लोगों को चुना गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ए व बी दोनों को दिया गया है। अब देखिए इससे संबंधित एक पॉइंट है कि टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 वो क्या था? टाइम मैगजीन ने पर्सन 2022। एक और आपसे पूछा जाता है कि टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता था? तो मिशेल योह ने जीता था। किसने? टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिशेल योह ने जीता था, जो कि मलेशियाई अभिनेत्री हैं। ठीक है, यह लेडीज है, मलेशियाई अभिनेत्री हैं। इनका नाम जरूर आप लोग ध्यान रखना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? यानी इसके पहले ये 5 बार फिर से इसी को अवार्ड मिला था और छठी बार फिर से इसी को सम्मानित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सूरत गुजरात को, ऑप्शन सी नवी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इंदौर मध्य प्रदेश को। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही राइट है इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार
जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए दिए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि केरल के पहले सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, केरल का जो पहला सबसे सर्वोच्च सम्मान है वह है केरल ज्योति। तो इससे किसको सम्मानित किया गया, किस नागरिक को? तो ऑप्शन ए एम टी वासुदेवन नायर, ऑप्शन बी है टी माधव मेनन, ऑप्शन सी आलोक चक्रवाल, ऑप्शन डी है ओमचेरी पिल्लई। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी केरल के पहले सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एम टी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। और आपके सभी एग्जामों में यहाँ तक कि ग्रुप डी एसएससी जो बैंकिंग हार्ड बहुत हाई लेवल के एग्जाम है वहाँ भी पूछा जाता है कि केरल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो याद रखना कि केरल ज्योति है। यदि पूछा जाए कि केरल का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है तो ध्यान रखना केरल प्रभा। देखिए जब आपके एग्जाम थोड़ा सिंपली बनाया जाएगा, नॉर्मल बनाया जाएगा, तब आपसे पूछेंगे कि केरल का पहला सर्वोच्च सम्मान क्या है। जब थोड़ा क्वेश्चन को डीप लिया जाता है या फिर थोड़ा जो है जिसे आप कहते हैं कि एग्जाम को कठिन बनाया गया है वही हम उसी को अपनी भाषा में डीप करते हैं, तो तब आपसे पूछेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, तब वहां पर आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल प्रभा है। इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है जे.आर. कृष्णन, ऑप्शन बी बॉम्बे जयश्री को, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी, ऑप्शन डी है गोविंदन नबूदिरी को। तो इस प्रश्न का आपका देखिए राइट आंसर क्या है, बॉम्बे जयश्री। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 जो है बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। इनसे बनने वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये जो बॉम्बे जयश्री हैं ये प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं। सबसे पहला तो बॉम्बे जयश्री जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। कहाँ से? कर्नाटक राज्य से। और बॉम्बे जयश्री हैं क्या? तो ये प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। ठीक है, इसीलिए इनको जो है संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार 2023 जीता है? तो ऑप्शन ए था हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन बी था उत्तराखंड ने, ऑप्शन सी था नई दिल्ली ने, ऑप्शन डी था आपका जम्मू कश्मीर थे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य भी कह सकते हैं, इसने सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पर्यटन 2023 का पुरस्कार जीता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने, केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट जो है प्रश्न फिर से देखते हैं। देखिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इंपॉर्टेंट नहीं करें। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये कि एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जिसने जीता है, जिसको राइट आंसर सभी को याद होना चाहिए क्योंकि हमने आप जो है करंट अफेयर में भी इसको करा दिया था। सज्जन जिंदल ने जीता है। ठीक है, सज्जन जिंदल ने जीता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिए गए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? देखिए 2023 में जो सशस्त्र बलों को जवानों को वीरता सम्मान दिया गया है उसी को बताया जाएगा है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 412 लोगों को दिया गया है। ठीक है, यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाता है। देखिए जो तीनों सेनाएं हैं इनकी प्रमुख कौन होते हैं? तो रक्षा मंत्री होते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। और देखिए वो भी किसके अंडर में जो है रहते हैं? तो राष्ट्रपति महोदया जी के अंदर में रहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब आइए देखते हैं जो 412 पुरस्कार हैं इनमें कौन कौन से पुरस्कार हैं और कितने लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जरूर देखना। देखिए पहला है पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र थे। कितने? 412 में 6 कीर्ति चक्र थे जिनमें 4 मरणोपरांत दिए गए थे। ठीक है, दूसरा 15 शौर्य चक्र थे इनमें से 412 में से, जो कि जिनमें से 2 मरणोपरांत दिए गए थे। 93 सेना पदक था। ठीक है, शौर्य 93 सेना पदक शौर्य था जिसमें से 4 मरणोपरांत दिए गए थे। एक नौसेना पदक शौर्य था जो कि मरणोपरांत ही दिया गया था। अगला 7 वायुसेना पदक थे। कितने? 7। 412 में 7 ही थे वायुसेना पदक जो कि शौर्य के लिए दिए गए थे और एक भी मरणोपरांत नहीं था। नेक्स्ट था 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया है। 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल इसी में शामिल है। इसके अलावा देखिए 3 उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिए गए थे। कितने? 3 उत्तम सेवा युद्ध सेवा मेडल। नेक्स्ट 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया था। 10 युद्ध सेवा मेडल दिया गया था। 40 सेना मेडल ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए दिया गया था। ठीक है, जो अपनी ड्यूटी को जो है बहुत ईमानदारी से और उसके प्रति एकदम लगन से निभाते हैं उसी के लिए 40 सेना मेडल जो है दिया गया था। किसको? ड्यूटी के प्रति समर्पण को। और 13 नौसेना मेडल दिया गया था कर्तव्य के प्रति समर्पण, और जिनमें से 13 में से 5 मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दिया गया था
14 इसमें जो है वायुसेना पदक दिया गया था। कितना? 14 जो थे वायुसेना पदक दिया गया था, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया गया था। और 128 विशिष्ट सेवा पदक भी दिए गए थे। 128 क्या थे? विशिष्ट सेवा पदक थे 412 में से। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ज्ञानप्पे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए एस रामेशन नायर, ऑप्शन बी बालाचंद्रन चल्लीलक, ऑप्शन सी एन प्रभाकरन, ऑप्शन डी है आपका वी मधुसूदन नायर को। तो देखिए जो ज्ञानप्पे पुरस्कार 2023 है या ऑप्शन डी वी मधुसूदन नायर को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर सभी भैया बहन जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, एक एक लोगों को हम देखेंगे कि सभी को इसका राइट आंसर देके जाना है। ठीक है, आपको राइट आंसर पता हो या ना हो, लेकिन हाँ आपको गूगल नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। जो आपको भी अभी प्रेजेंट समय में याद है उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम एक एक लोगों को जो है इसका रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए हम एक एक बच्चों को रिप्लाई करेंगे। सभी लोग जो भी आपको सही लग जाए उसका राइट आंसर बता देना। देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसे 2023 में किसे सम्मानित किया जाएगा। 2023 में सम्मानित किया जाएगा तो किसको किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है विद्युत वरण महतो को, ऑप्शन बी है अधीर रंजन चौधरी को, ऑप्शन सी है टी.के. रंगराजन को, ऑप्शन डी है डॉक्टर सुकन्या मजूमदार को। तो देखिए जो भी आपको राइट आंसर लग रहा हो उसको सभी भैया बहन से रिक्वेस्ट है कि बिना गूगल किए राइट आंसर जरूर बता के जाए। जो भी आपको सही लग जाए बस 2 मिनट आपका लगे कमेंट में। देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन को ढूंढने में, उसका विस्तार ढूंढने में हफ्तों लग जाते हैं। ठीक है, जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। और देखिए अब यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए ये पुरस्कार में जो है 50,001 रुपीज, कितने 50,001 रुपए गुरुवायूपर को, जो गुरुवायूरप्पन है इनका एक सोने का लॉकेट और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। ठीक है, ये जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसमें 50,001 रुपए की नगद राशि, एक सोने की लॉकेट और गुरुवायूरप्पन की एक सोने की लॉकेट रहती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ठीक है, अब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके लिए। देखिए इतनी चीजें लिखने के बाद सभी को देना चाहिए राइट आंसर कि प्लीज राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट। यानी सभी लोग जो है कृपया सभी लोग कमेंट में राइट आंसर लिखें जो भी आपको पता हो। हम एक एक लोगों का जो है रिप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको बस 2 मिनट लेंगे, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। देखिए ध्यान से आपको सुनना है। आपका कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का, किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा, प्रत्येक एग्जामों के लिए हम प्रत्येक दिन 8 PM पर एक वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, जो कि एक स्पेशल वीडियो होगी। और जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा कि हमने एक एक चीज़ों को आपको विस्तार से डिस्कस किया है और हमें आशा है कि अब किसी भी भैया बहन को किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं होगा। उसी तरह हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो अलग अलग टॉपिकों पर लेकर आते रहेंगे जो कि आपकी दृष्टि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जिसे आप एक भाषा में स्टैटिक जीके या फिर मंथली करंट अफेयर्स के रूप में भी कह सकते हैं। यानी जो भी जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे और प्रत्येक एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्रत्येक लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, जिससे कि उन्हें भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। और हम एक एक चीज़ों को आपको प्रत्येक दिन 8 AM पर जरूर विजिट कीजिए। इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक नई वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगी। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पहले आपको इसका आंसर बताना है, उसके बाद दूसरे में लिखना कि आपके वीडियो कैसी लगी, हमारे द्वारा प्रदान किए गए कंटेंट कैसे लगे, हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया है इसका तरीका कैसे लगा है। ठीक है, सभी लोग इसको जरूर हमें रिप्लाई करना, क्योंकि आपके रिप्लाई आने से हमको भी जो है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है। जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं शाम को आपकी स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी। ठीक है, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर के इन 5 टॉपिकों को हम आपका जो है इन 5 सब्जेक्ट को एकदम क्लियर करा देंगे। एक एक चीज़ों को ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आप समझने की प्रयास भी नहीं करेंगे फिर भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और सुबह आपको 8 बजे प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की जाती है, इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर भी हम एकदम विस्तार से बताते हैं। जब आप करंट अफेयर देख लेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके यानी जीके के लिए कभी किसी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हम एकदम विस्तार से बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी
देश की बात आ गई, उस देश की मुद्रा क्या है, उसकी राजधानी क्या है, उसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, अभी कौन सी राजधानी चेंज हुई है, वहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व हैं, कितनी सी अभ्यारण्य है, कौन सी वहाँ पर प्रसिद्ध नदी है, कौन से पर्वत हैं, यानी उससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ का राष्ट्रीय हिरन कौन सा है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय वहाँ की नदी कौन सी है, जो भी प्रश्न उससे संबंधित जितने भी बन सकते हैं जीके के, सभी चीज़ों को हम वहाँ पर विस्तार से डिस्कस करते हैं। वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग सुबह 8 बजे करंट अफेयर जरूर पढ़ा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, प्रत्येक एग्जामों के लिए। और शाम के समय हम आपको एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम बताया जाएगा कि इस सब्जेक्ट पर इस टाइम पर जो है यह वीडियो इस सब्जेक्ट की अपलोड की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, आपका 2 मिनट देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।